हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पता है कि आपको पता ही चल रहा होगा कि हम लोग क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। सीजीएल का पेपर आने वाला है और डेट आ चुका है, ठीक है। पेपर भी आपका अगले महीने होने वाला है, तो उससे पहले क्यों ना हम सीजीएल 2023 के ऐसे सवालों को देख लें जो 2023 में आए थे, जो 2024 में भी वही पैटर्न हो सकता है, एसएससी फॉलो करें, ठीक है। तो इसी के मद्देनजर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, एसएससी का पहला सेट आज लेकर आया हूँ और इसी बात क्रमबद्ध तरीके से पूरा आपके सामने डिस्कस करूंगा जो सीजीएल 2023 में अच्छे अच्छे सवाल आए थे, ठीक है। कुछ आसान भी होंगे इसके अंदर, मैंने डाले हैं आसान भी, बट कोशिश करूंगा कि जैसे डे बाय डे हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी सवालों का लेवल और टफ होता जाएगा, क्योंकि जितने उन्होंने टफ टफ सवाल पूछे वो सारा कलेक्शन यहाँ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप तैयार रहना, और अगर 2024 का सीजीएल देने जा रहे हो तो उससे पहले इन सवालों को जरूर एक बार ट्राई करना, क्योंकि हर एक सवाल में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक तो है ही। कुछ सवाल आसान है बट कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं इसमें, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। और आइए चलिए शुरुआत करते हैं 2024 सीजीएल जाने देने से पहले कुछ अच्छे प्रश्नों की जो 2023 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को की तरफ हम लोग चलते हैं कि पहला सवाल क्या क्या रहा है। तो पहला सवाल हम लोग लगाते हैं, आइए चलते हैं देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। ये सबको बहुत परेशान करता है, मुझे पता है। ऐसे सवाल जब आते हैं आप खुद वीडियो पॉज करके लगाने की कोशिश करना और देखना कि आपने क्या किया इसमें। आपसे पूछ क्या रहा है, एक यात्री अपने हिस्से का 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। अगला 100 किलोमीटर यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, ठीक है। और फिर वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही, ठीक है। देखो क्या है, एक तो ये एवरेज का क्वेश्चन हो गया, एवरेज स्पीड का, ठीक है। आपको सबसे पहले सवाल में समझना क्या है कि दिया क्या है और एवरेज स्पीड निकाला कैसे जाता है। एवरेज स्पीड बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और अगर किसी फिक्स डिस्टेंस के लिए दे दिया जाए कि एक जगह से गया है बंदा और बी पे और फिर बी पे आ गया है वापस, ठीक है। अगर वो ए स्पीड से गया है और बी स्पीड से गया है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ट्वाइस ऑफ ए बी कब, जब आपकी डिस्टेंस फिक्स हो। यहाँ डिस्टेंस फिक्स है कि ए से बी पे गया और फिर आया, बट ऐसा नहीं है, हमें कंप्लीट थोड़े ना स्पीड दिया है। वापस आने वाले बी की वैल्यू 75 किलोमीटर दे रखा है, बट जब वो जा रहा है तो ब्रेक करके अपनी यात्रा को गया है। पहले हिस्से में वो कितना गया है, पहले हिस्से में वो 120 किलोमीटर गया है और उसकी स्पीड क्या रही, 80 की। फिर बाकी बचे हिस्से में वो कितना डिस्टेंस गया है, 100 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी रही है, यहाँ पे उसकी रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मैं एवरेज स्पीड पहले एक साइड का निकाल लूंगा और दूसरे साइड का तो मुझे पता है, अगर मैं दूसरे साइड का तो पता ही है तब तो मेरा आंसर ही आ जाएगा। तो अगर एक साइड से गया है वो कितना डिस्टेंस गया है, तो टाइम पहले निकालेंगे कि टाइम उसे लगा कितना। 120 किलोमीटर जाने में 80 की स्पीड से गया है तो उसको टाइम लगा होगा 3/2 आवर। दूसरे केस में 100 किलोमीटर गया है तो टाइम कितना लगा होगा, 40 की स्पीड से 5/2 आवर। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया, 120 प्लस 100, 120 प्लस 100 कितना हो गया, 220। और अगर मैं टोटल टाइम का देखूं तो 3/2 प्लस 5/2 आपको कितना देगा, 8/2, जो कि 4 दे रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर। तो 220 किलोमीटर जाने में टोटल टाइम अगर 4 आवर लगा है उसे, तो एवरेज स्पीड उसकी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 55 की स्पीड से वो गया है, कितने की स्पीड से गया वो, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी आया है वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है। आप समझ गए। अब एक तरफ का आने का मिल गया और दूसरी तरफ जाने का जब मिल चुका है और फिक्स डिस्टेंस हो, तो फॉर्मूला आपका अभी मैंने बताया था कि ट्वाइस ऑफ ए बी। ए कितना है, 55 है, और बी कितना हमने लिया है, 75, अपॉन ए प्लस बी। 75 प्लस 55 आपको देगा 5 5 10, कैरी 1, 7 5 12 और 1 13, 130 देगा। अब इसे मुझे काटना, अगर 5 से मैं काटूंगा तो ये 26 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। अगर 2 से इसे काटा जाए तो 13 बार में कटेगा। अब 11 इंटू 75 आपको कितना देगा, मैं इधर साफ कर दे रहा हूं थोड़ा। 11 इंटू 75 डिवाइडेड बाई आपका कितना है, 13।
अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो जब भी 11 से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, 75 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखो जानते हैं। सबसे पहले 5 लिख दिया, 7 और 5 12, कैरी 1, और 7 और 1 8, 825। 825 डिवाइडेड बाई 13, अगर इसे देंगे तो 13 छक 78, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 63 पॉइंट समथिंग आ रहा हो। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका हो गया। तो सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है, जिसमें 2 कंसेप्ट लग रहे थे, पहले एवरेज स्पीड निकालना और फिर उसके बाद लगाना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आगे और भी देखते हैं सवालों को, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। देखो अलजेब्रा का सवाल आपके सामने आया है और इसे भी बहुत आसानी से हम लोग लगा लेंगे। बहुत ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आप कहां तक वैल्यूज, आप कहां तक इनको किस किस तरीके से करते रहेंगे, बट मैं एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, आप विश्वास रखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस सेशन में, ठीक है। बस जुड़े रहना हमारे सेशन के साथ। क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपका कितना है, 90 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी और सी है। आप सबसे पहले जब भी अलजेब्रा का ऐसा सवाल आपसे टकरा जाए, सबसे पहले आपको देखना है कि कितने वेरिएबल दिए गए हैं सवाल में। कितने वेरिएबल है, ए बी सी 3 वेरिएबल दिए गए। कितने इक्वेशंस हैं, 2 ही इक्वेशंस हैं। जब 2 ही इक्वेशंस हो और 3 वेरिएबल हो तो किसी एक वेरिएबल को आप 0 कर लेना। आप मैं इसमें सी को अगर 0 कर लेता हूं तो मुझे a प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, 16। अगर मैं c को 0 कर रहा हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मुझे कितना मिलेगा, 90। अब आगे आते हैं। अब मुझे इसमें भी c 0 हो जाएगा तो मुझे सिर्फ a b बराबर निकालना है, क्या होगा। और 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग से तो मामला सेट नहीं हो रहा है, ए और बी की कुछ भी वैल्यू रखो, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है जो 16 बना है और स्क्वायर होकर सम होकर 90 बना है, तो वैल्यू नहीं रखेंगे। हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या नहीं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो 256 आ जाएगा स्क्वायर होके। 16 का 16 यहां पुट करोगे तो 256 देगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 90 रख दिया, प्लस 2ab। अब अगर 90 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस होके। अगर 256 में से 90 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 6। ये कितना, 15 में से 9 गया 6, और ये आपका कितना हो गया, 166 बराबर 2ab। और a से इसको काटेंगे कितनी बार, 83। ab की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 83। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो देख रहे हैं आप वीडियो के में आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे बड़े से सवालों को भी कितने आसानी से लगा ले रहे हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग कि इस सवाल में क्या कर रहा है। आइए जानते हैं पहले। देखो मैंने कहा है तीसरा सवाल है, आप इसे भी वीडियो पॉज करके लगाना है, ठीक है। इस सवाल में 2 ट्रायंगल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। क्या बात की जा रही है, आइए देखते हैं। ये एंगल का साइन है, ये भी एंगल का साइन है, और ये मेरे भाई ये ट्रायंगल का साइन है, और ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। अगर एंगल C बराबर एंगल Z है और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक कंडीशन आपको दिया गया है और दूसरे कंडीशन के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी दूसरी कंडीशन हो जाएगी, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि उनमें से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो पहले मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल XY ABC। पहले मैं ABC बना लेता हूं, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल XYZ। अब जो कंडीशन दिया जा रहा है उसको पहले यहां लिखते हैं। कह रहा है ट्रायंगल C ट्रायंगल Z के बराबर है, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और अगली बात क्या कह जा रही है, AC बराबर XZ है, AC जो है वो XZ के बराबर है, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या कह जा रही है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहां अगर वो होता तो उसकी वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, पहले ये जानो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये होते हैं कि दोनों का शेप एंड साइज बराबर हो, दोनों एक दूसरे के बाद सुपर इंपोज हो जाए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है
कि सिमिलरिटी की, कि वो देखने में एक समान हो बट जरूरी नहीं कि एक दूसरे के पास सुपर इंपोज हो जाए। मतलब अगर दो ट्रायंगल, मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं तो दोनों, एक ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। छोटा ट्रायंगल मैंने बनाया, एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाया, उसके भी एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, बट वो क्या वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है? नहीं है। बड़ा और एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होगा। क्या वो सिमिलर है? हाँ सिमिलर है। दोनों के ट्रायंगल का सम 180 डिग्री हो रहा और कुछ रिलेशन जो बेसिक दिए वो सेटिस्फाइड करा रहा, तो ठीक है, सिमिलरिटी के लिए ये होती है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी, जो सवाल में कहा जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अगर एक एंगल और एक साइड अगर बराबर है तो वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होनी चाहिए। मतलब BC बराबर YZ होना चाहिए। मतलब तो देखिए BC बराबर YZ का है, यहाँ AB बराबर XY है, नहीं होगा। BC बराबर AB, ये भी नहीं होगा। AB बराबर AC नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपका वही है, BC बराबर YZ, BC बराबर YZ। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये चौथा ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा और इसने आपको खुद बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो सिमिलरिटी और सर्वांग समता में थोड़ा बेसिक डिफरेंस भी आपको इस सवाल में सीखने को मिला होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। फिर से एक सवाल आपके सामने है और कहा जा रहा है कुछ एक संख्या लिखी गई है 6 और उसकी पावर दे रखी है और कह रहा है किससे वो डिविजिबल है। ये सवाल बार बार SSC पूछता रहता है और भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है आपको, 6 के सबसे छोटी पावर को बाहर निकाल लूं, 6 की पावर 25 अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर 6 का स्क्वायर बचेगा, फिर 6 का क्यूब बचेगा। कितने टर्म में 1 2 3 4, 1 2 3 4 टर्म आ गए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 216 प्लस 36 प्लस 6 प्लस 1। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये कितना बन रहा है 216 प्लस 36, 42 और 1 43, 43 अगर इसमें ऐड करूं तो 9। किसका यूनिट प्लेस है 249, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कुछ नहीं करना, सब बड़े वाले पावर को बाहर ले लिया और अंदर क्या हुआ 1 से शुरू करना है, फिर जो नंबर लिखा वो, फिर उसकी एक पावर बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। करा व्हाट विल बी द रिमाइंडर फ्रेंड 265 की पावर 4081 एंड प्लस 9 इज डिविजिबल बाय 266। ऐसे सवाल आसान ही होते हैं, आपको लग रहा होगा कि बड़ा सवाल है बट बहुत आसान होता है। देखो क्या लिखा हुआ है 265 की पावर दे रखी है 4081 डिवाइडेड बाय 266। जब आप इसको डिवाइड देंगे तो ये एक छोटा और एक बड़ा है, मतलब यहां निगेटिव रिमाइंडर आएगा और निगेटिव रिमाइंडर आने से -1 बनेगा और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है ऑड, तो ऑड है तो -1 ही रह जाएगा। -1 प्लस 9 कितना आपको देगा प्लस का 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है आप एक बार में कर भी ना पाते अगर सवाल अगर एग्जाम में आ जाता। 2023 का ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आप वीडियो पॉज करके लगाने की कोशिश करना। लेकिन इन सवालों में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना होता है, बहुत ध्यान से। कह रहा है इफ यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ए और बी आप सबसे पहले लिखेंगे। कह रहा है ए बी का 95%, अगर बी 100 है तो ए कितना रहा होगा 95। अब आगे लाइन क्या कर रहा है ए का जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे नीचे लिख लो। कितना प्रतिशत बी है, कौन बी, बी कितना है 1000 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 19 से 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में आपका यहां आ गया 2000/19 और ये आपका बना कौन सा ऑप्शन हो सकता है 19। एक बार में जाएगा तो 0 आएगा, फिर 105। 105 किस में, एक ही ऑप्शन जो डी है उसमें 105 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सवाल एक लाइन का है लेकिन एक बार में पढ़ने में आपको समस्या आ सकती है कि इफ ए इज द 95% ऑफ बी देन व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ ए विथ कॉरस्पॉन्डिंग टू बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल में पेन नहीं उठाना होता है। क्या कह रहा है कि एक चीज को 25% बढ़ाया गया है, वापस से खर्चा को वही मेंटेन करने के लिए उस बढ़ी हुई चीज को कितना घटाना होगा। तो जब भी 25 का रिलेशन आ जाए तो याद रखिए आजकल आपको मैं कुछ चीजें यहां पे बता दे रहा हूं, मैं ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूं।
क्या कह रहा है सवाल को पहले पढ़ें। कह रहा है कि सरसों के तेल के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि ना लाभ हो और ना कोई हानि हो। मतलब पहले जो भी उसका प्राइस रहा होगा, मान लो 100 रुपए, तो बढ़ा के कितना कर दिया 125। अब कह रहा फिर से उसको 100 पे लाना है क्योंकि खर्चा बढ़ गया। अब पहले 100 रुपए की चीज मिल रही थी, अब 125 का मिल रहा है, तो खर्चा वापस से कितना कम करना पड़े। तो कितना कम करना है, 125 से 100 पे आना है, कितना कम करना होगा 25। कितने से 125 से इंटू 100, 25 से 5 बार में, और 25 से 5 से 20 बार में कितना परसेंट कम करना होगा 20%। अब मैं आपको एक चीज यहां बता रहा हूं, ये रट लेना, अगर आपको याद होता तो ये सवाल में आप पेन तक नहीं उठाते। कुछ चीजें हैं याद रखो, अगर 25% बढ़ाया गया है वापस से ओरिजिनल वैल्यू पे आना है तो 20% कम करना होगा। अगर 20% बढ़ाया गया है वापस से ओरिजिनल वैल्यू पे बोल रहा आने के लिए तो 16 से ही 2/3% कम करना होगा। ये दो वैल्यू याद कर लेना, किसी ना किसी एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, ये पक्का ऐसे सवाल आते हैं। या तो अभी तो कीमत बढ़ाई गई है, बोला जाए किसी की सैलरी बढ़ा दी गई 20%, कभी बोला जाएगा किसी की कुछ और चीजें 20% या 25% से किसी का प्राइस बढ़ा दिया गया, प्राइस को वापस उसी मूल्य पे लाने। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से पूछ सकता। तो हमेशा याद रखो, अगर 25% बढ़ाया गया है तो घटाकर 20% करना होगा। अगर 20% बढ़ाया गया है तो 16 से ही 2/3% घटाना होगा ओरिजिनल वैल्यू पे आने के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर देखो ये सवाल तो इतने पूछ रहा, सीपीओ में भी पूछा है, अब फिर से यहाँ डिस्काउंट वाले सवाल पूछ रहा है आपसे, और आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज के बाद कंफ्यूज मत होना है, इस सवाल में आपको बता रहा हूं मैं जो तरीका, बस वही फॉलो करना, क्योंकि ये 2-3 कंडीशन लगा के वो पूछ लेता है ऐसे, ठीक है? तो आप उसमें घबराना नहीं। आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है सवाल के अंदर। सवाल में क्या कह रहा है कि 2 कंडीशन दिया गया है और बोल रहा है कि विच वन इज बेटर फॉर, किसमें अधिकतम छूट मिलेगी, सबसे ज्यादा लाभ, मतलब कस्टमर को किसमें मिलने वाला है सबसे ज्यादा छूट। कहा जा रहा है कि बाय 3 गेट 4 फ्री। कितने फ्री पा गए 4, और घर लेके टोटल कितने आए 7 इंटू 100, तो कितनी फ्रैक्शन वैल्यू 57 होल 1/7% का आपको डिस्काउंट मिल गया। दूसरे कंडीशन में बाय 5 गेट 6 फ्री। कितना फ्री पाया है 6, लाया कितना है घर 6 5 11। जितना आप फ्री पा रहे हो उसको ऊपर लिखना है, और जितना घर आप लेकर आए हो, कितना लेकर आए हो टोटल 5/5 गेट 6 फ्री। 6 फ्री पाए हो ना तो 6 ऊपर लिख दिया। नीचे इन दोनों का सम, घर कितना लेकर आए 11 लेकर, दुकानदार ने तो आपको 11 दिया ना, तो 11 के अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट मिलेगा 6 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 600/11 आएगा। अगर मैं इस 11 से सॉल्व करूं तो 11 × 5 = 55, 50, 11 × 4 = 44, 54 समथिंग परसेंट का है, यहाँ 57.1/7% का। तो कौन सा ऑफर बेस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ए है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो ऑफर ए है हमारा, वो सबसे बेस्ट है। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो कभी नहीं, जो मैं पैटर्न बता रहा हूं कि जितना फ्री लाया उसको ऊपर लिखना है, और जितना घर ले गए उसको नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने इसको लिया। ऐसा अगर नहीं होता ट्रिकी तो मैं नहीं लेता इसको, ठीक है? क्योंकि देखिए जो पेपर आप देने जा रहे हो, तो अब मैं आसान सारे सवाल तो नहीं कराऊंगा, 1-2 ऐसे बीच में आएंगे, मैंने बोला भी था वो आ भी रहे, बट कुछ ट्रिकी सवाल आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ये सवाल क्या कर रहा है कि in what time will 10,000 rupees at 4% per annum produce the same interest at 8,000 does in 4 years at 5% simple interest। कहा जा रहा है कितने समय में 10,000 रुपए पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 रुपए पे 4 साल में 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिलता है। तो अगर 8,000 पे 4% के अकॉर्डिंग कितना ब्याज मिलेगा, तो वही निकाल लेता हूं मैं। 8,000 का 20% कितना होगा 1/5, मतलब 1600 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो 1600 रुपए अगर ब्याज कमाना है आपको 10,000 पे, तो 1600 लिख दिया मैंने, 10,000 यहां लिखा, और पीआरटी वाला फॉर्मूले से प्रिंसिपल रेट कितना है आपको, वो रेट आपका दे रखा 4%, और टाइम आपको निकालना है अपॉन 100। अब यहां से काटेंगे 2 0 से 2 0, 2 0 से 2, 4 चौको 16, कितने साल 4 साल। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
कह रहा था 4 नंबर इन द प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, आपको प्रोपोर्शन का मतलब पता है कि अगर 4 नंबर दिए गए हैं वो प्रोपोर्शन में कब कहलाएंगे। पहले आपको ये बेसिक नॉलेज है। अभी तो देखो उन्होंने दूसरे तरीके से भी पूछा है कई बार इन सवालों को कि चौथा नंबर दे देगा और पूछेगा कि x की क्या ऐसी वैल्यू ऐड की जाए कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। बट इसमें आसान थोड़ा सा पूछा है कि ऑलरेडी ये प्रोपोर्शन में है तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर का रेशियो 39 रेशियो 117 इक्वल टू 17 रेशियो y की क्या वैल्यू ऐसी रखी जाए कि जो इधर रेशियो बन रहा वो ही इधर रेशियो बन जाए। तो मैं सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा या काट लूंगा इनको। 39 से ये 3 बार में 3 यहां आएगा 51। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन होगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y बराबर आपका आ जाएगा 51। प्रोपोर्शन का मतलब कि जो शुरुआत के 2 नंबर का रेशियो है वही लास्ट के 2 नंबर का रेशियो होना चाहिए। तो पहले शुरुआत के 2 नंबर को हमने रेशियो में लिखा अपॉन के फॉर्म में, और दूसरे लास्ट के 2 नंबर को लिखा अपॉन के फॉर्म में, और उसके बाद हमने जो यहां गिवन नहीं था उसको हमने निकाला y की वैल्यू को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। एक पुरुष एक महिला है और एक आदमी किसी काम को 10 दिन 15 दिन, और ये बहुत आसान मैंने लिया है कि ताकि बच्चे कभी कभी इसमें डर जाते हैं कि ए बी दिया हो तो ज्यादा आसान लगता है और पुरुष महिला दिया हो तो थोड़ा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा। कुछ ऐसा सवाल में पूछा ही नहीं गया है। क्या कह रहा है कि एक मैन 1 बॉय और 1 वुमेन कितने दिनों में काम को करते हैं? मैन जो है 10 दिनों में, बॉय है 15 दिनों में और वुमेन है 30 दिनों में। तो कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो अगर टोटल काम में 30 मान लूं तो इसे 3 यूनिट पर डे इफिशिएंसी, इसकी 2 यूनिट हो जाएगी और इसकी 1 यूनिट हो जाएगी। टोटल 30 काम करना है, 3 2 5 और 1 6 की इफिशिएंसी करेंगे। कितने दिनों में कर लेंगे? 5 दिनों में कर लेंगे। बहुत आसान सवाल था। ये थोड़ा सा है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि 8 men complete a work in 45 days and 8 women complete the same work in 18 days. Then how many days 5 men and 8 women together complete the same work? ठीक है, इसमें ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले दोनों की इफिशिएंसी का पता लगाना होता है। अगर टोटल इफिशिएंसी का पता लग जाए तो हम उससे क्या होता है, सवाल को आसानी से कर लेते हैं। जैसे इफिशिएंसी का पता कैसे चलेगा? अगर 8 विमेन हैं और 45 दिनों में जितना काम कर रहे हैं उसी के बराबर 8 मेन और 8 विमेन उतना ही काम 18 दिनों में कर दे रहे हैं। मैंने दोनों को काम को बराबर कर दिया कि भाई ये 8 मैन जितना मिलके 45 दिन में जितना काम कर रहा है उतने ही काम को 8 विमेन 18 दिनों में कर लेती है। अब देखते हैं यहां से इफिशिएंसी निकालना है। तो इस 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 5 बार में और 9 से 2 बार में। तो 5m बराबर 2w आ गया। मतलब मैन की इफिशिएंसी 2 यूनिट हो गई और विमेन की इफिशिएंसी 5 यूनिट हो गई। ये इसकी वैल्यू होगी और ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखते हैं सवाल के आते हैं। ठीक है, तो टोटल काम इन्होंने किया कितना है। अगर मैं मैन के अकॉर्डिंग चलूं कि अगर 8 मैन 45 दिनों तक काम करेगा तो कितना काम करेगा? एक मैन की इफिशिएंसी 2 यूनिट है तो 8 मैन की कितनी हो जाएगी? 16। कितने दिनों तक काम किया? 45 दिनों। अब इस काम को कितने लोग करने वाले हैं? 5 पुरुष और 8 महिलाएं। एक पुरुष की इफिशिएंसी कितनी है? 2 है। 5 पुरुष की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। एक महिला की इफिशिएंसी 5 यूनिट है, 8 महिला की कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो 16/45 अपॉन 50। अब इसे 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में, 5 से कट जाएगा आपका 9 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में और 2 से कटेगा 8 बार में। 72/5 जो कि आपका 14 से ही 2/5 दिन आ रहा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ये 14 से ही, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है आप देख लेना, ये 14 होल 2/5 जो सी ऑप्शन है वो होगा। ठीक है, इतना टफ भी नहीं था, बट एग्जाम प्रेशर में कभी कभी ऐसे सवाल भी फंसा जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी वो इक्वलिटी की बात कर रहा है ना तो आप काम को दोनों के बराबर कर दे तो वहां से आपको क्या मिलेगा? इफिशिएंसी मिलेगा। जैसे ही आपको इफिशिएंसी मिलती है किसी एक में वैल्यू डाल के टोटल काम निकाल लेना और फिर जो कंडीशन आगे दिया हो उसको फॉलो करते हुए आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
टाइम एंड वर्क का ये भी सवाल है, कहा जा रहा है ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वो ए से काम शुरू करते हैं और वैकल्पिक आधार पर काम करते हैं, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन ए आके काम करेगा, एक दिन बी, और शुरुआत किससे हो रही, ए से, तो 5 दिनों तक इसी पैटर्न पर वो काम करते हैं और बचा हुआ काम फिर एक काम छोड़कर चला जाता है 5 दिनों के बाद, तो बचा हुआ बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई ये तो सिंपल सा सवाल है कि ए अगर 25 दिनों में कर रहा और बी 30 दिनों में कर रहा, तो टोटल काम अगर 150 यूनिट है तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 6 और इसकी एफिशिएंसी होगी 5। अब ए से शुरू होगा तो 4 दिनों तक तो सेम चलेगा, ए फिर बी आएगा अगले दिन, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए पे खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑड डेज पे बोल रहा है। टोटल कितना काम 5 दिनों में हुआ, 6, 12, 18, 18, 10, 28। अगर 150 काम करना था, 28 काम हो चुका है, तो कितना बचा, 122 काम। इसको कौन करेगा, बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 से करेंगे तो 24 2/5 डेज। कौन सा ऑप्शन है, 24, 24, 2/5। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टू रनर सोनी और मोनी रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ। एक दो रनर हैं, सोनी एंड मोनी, और एक सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहे हैं। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी दे रखी है, 200 मीटर। कहा जा रहा है कि एक की स्पीड 18 और दूसरी की 24 किलोमीटर पर आवर है, तो कितने, और सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट में। मतलब ये सर्कुलर पाथ होगा, 200 मीटर का है और सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 18 माइनस 24 माइनस 18 कितना होगा, 6 किलोमीटर पर आवर। कितने डिस्टेंस जाना है, 200। तो पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 200। स्पीड उसकी अगर 6 है तो इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 आएगा। तो ये बन जाएगा 200 इंटू 18 ऊपर आ जाएगा और नीचे 6 और 5 बचेगा। 5 से काटेंगे कितनी बार में, 40 बार में। 6 से ये 3 बार में, 40 तिहाई 120 सेकंड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आगे ही होगा, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सर्कुलर का था बट आसान था, ये नहीं कि सर्कुलर देख के डर गए। ठीक है, सवाल अच्छा था। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे एक करेक्शन कर लेना, मैं बता रहा हूं आप। यहां पे 7 है, यहां पे 7 है, और वीडियो इसको तो खुद ही लगाने की कोशिश करना। अलजेब्रा, ऐसे अलजेब्रा के सवाल आते ही रहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कुछ आसान सवाल भी डाले। 3-4 सवाल अभी आपने जो देखे वो काफी ही आसान थे, बेसिक तरीके से लग रहे थे। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। 7b - 4b = 7 दे रखा है, तो मुझसे पूछा 16b² अपॉन 1/49b² की वैल्यू पूछ रहा। अच्छा ये बताओ मुझे कि यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 49 है, मतलब कुछ तो घालमेल है। किसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई दोनों साइड करना होगा ताकि जब स्क्वायर करें तो ये 16 बन जाए और ये 49 बन जाए। तो कौन से नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, किस नंबर से करना होगा कि यहाँ 4 आ जाए, तो ऊपर 4 से कर देंगे और नीचे 7 से। अगर मैं पूरे टर्म को इस 4/7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 7 से ये 7 कट जाएगा और ऊपर बचेगा सिर्फ 4b माइनस का। इसमें अगर ये मल्टीप्लाई होगा 4/7 तो 1/7b बचेगा, और यहां जब मल्टीप्लाई होगा तो इस 7 को काट देगा और यहां सिर्फ 4 बचेगा। अब मुझे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 का b²। दोनों साइड होल स्क्वायर कर रहे हैं, 16b² प्लस 1/49b² माइनस 2 इंटू 4b इंटू 1/7b, और इधर भी स्क्वायर जब हमने किया, दोनों साइड स्क्वायर किया है, तो ये कितना बन जाएगा 16। ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 8/7 इधर आ जाएगा, तो 16 प्लस 8/7, 16 7 112 8 120/7। किसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 120/7। किस ऑप्शन में 120/7, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 120/7 है आपका। तो देखो पेपर जब देने जा रहे हो तो ऐसे सवालों में या तो डायरेक्ट ही याद कर लो कि यहां अगर 7/4 है तो 4/7 से मल्टीप्लाई होकर इधर क्या होने वाला, और इस टर्म को इतना कोई रट लो,
ये भी एक तरीका होता है पेपर करने का, अगर आप चाह रहे हो कि पेपर जल्दी से जल्दी हो जाए। तो वरना ज्यादा नहीं है, अगर आपको पैटर्न पता है तो बहुत जल्दी आप कर ले जाओगे, इतना रटने की भी जरूरत नहीं है, इतना प्रेशर लेने की भी जरूरत नहीं कि इतनी छोटी छोटी रटते चलो, आ जाए पेपर में हिट करके आप सॉल्व कर लेना। डरना क्या है पेपर से? जितना डरोगे पेपर से उतना पेपर डराता है, ये जान लो। जितना पेपर से आप डरोगे उतना पेपर डराता है, इसलिए पेपर से डरना नहीं है, पेपर को करना है। सर्कल का ये भी सवाल 2023 सीजीएल में पूछा गया है और आपसे इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ये इतना फेवरेट सवाल है, सर्कल के सारे फॉर्मूले रट लेना, सर्कल के जितने फॉर्मूले सारे के सारे रट के जाना, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला छूटना नहीं चाहिए। बहुत बेसिक है, एक टेंजेंट बाहर से टच कर रहा और इसकी लेंथ ये एक सेकंड है जो इसको काट रहा 2 पॉइंट पे, ए और बी पे। कहां पे काट रहा है? ए और बी पे कट कर रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो? इस एक्स की लंबाई ए बी की पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि जब टेंजेंट सर्कल को बाहर से टच करता है फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट पीटी का स्क्वायर अपॉन पी ए इंटू पी बी, पूरी लेंथ। तो पीटी स्क्वायर आपका कितना? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 इक्वल टू पी ए आपका कितना है? 6 और पीबी आपका कितना है? 6 प्लस एक्स, ये पूरा 6 और ये फिर x, तो 6 प्लस एक्स ले लिया हमने। इससे ये काटेंगे हम तो कितनी बार में? 3 बार में, और ये 32 बनेगा। यहां से ये कितना होगा? 18 प्लस 3x, ये 18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 बराबर 3x, तो x बराबर आपका कितना आएगा? 14/3। कौन सा ऑप्शन आपका हो गया? सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो गया, ये वाला। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। काफी आसान ये सवाल थे। ये भी देखो काफी पूछा गया, बच्चे कॉन्सेंट्रिक देखते ही डर जाते हैं, बट कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर। 2 सर्कल दिया गया और दूसरे के कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है। मतलब 2 सर्कल हूं और कॉन्सेंट्रिक बोल रहा हूं तो दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है, मतलब एक ही सेंटर के अंदर। अब कह रहा है कि उनकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब छोटे वाले का 6 होगा और बड़े वाले का कितना होगा? 10 होगा। तो कहा जा रहा है कि एक टेंजेंट यहां से पास कर रहा है, उस टेंजेंट की लेंथ बताओ। तो क्या ये टेंजेंट इस रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता? बनाता है। जब ये बनाता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक साइड उसकी 6 है, एक 10 है, तो दूसरी कितनी रहेगी? 8। और पता है हमें कि जो सेंटर से पॉइंट आता है वो कॉर्ड, ये टेंजेंट जो है बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, कॉर्ड को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। जब 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है तो एक 8 है तो दूसरा भी 8 होगा, तो पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड किसके लिए? बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है, छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर पूछा गया। मैं इस सवाल को लेने का मतलब ये रहा है कि कुछ आपको बताना चाह रहा था मैं इस सवाल में। इस सवाल में मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा था कि कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे, होंगे आसान, बट आपको कैसे हिट करना है सवाल को वो देखना है। अगर मैं इस सवाल को एग्जाम में लगा रहा होता तो मैं इसके फॉर्मूले को नहीं लिखता, ना मैं इसके फॉर्मूले 4 ऑप्शन से लगाता। ठीक है, क्या कर रहा है? एक स्फीयर दिया गया और उसका रेडियस दिया गया और आपसे उसका क्या बोल रहा है? उस गोले का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है कि उसका आयतन क्या होगा। तो मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाने जाता, बट आपको पहले समझा रहा हूं कि कैसे फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे ऑप्शन से इस सवाल को लगाएंगे। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका आता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 4.2 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, और तो कोई टर्म कट नहीं रहा, तो हमें पता है कि 3 से भी कट जाएगा ये 2 बार में। तो क्या हम ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे? हम मल्टीप्लाई करना आसान है। 42 का स्क्वायर होता है 1764 इंटू 8 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा। ठीक है, और इसको हम लोग निकाल सकते थे, बट मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा ना करें तो
देखो जो भी ये नंबर है ये इसमें मल्टीपल क्या है, क्या 7 इसका मल्टीपल है, 6 और 7 इसका मल्टीपल है। तो जो ऑप्शन है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बाहर आ रहा होगा, इनसे कट के बाहर निकल के आ रहा होगा, देखो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 22 से कट रहा है, ठीक है, तो वो 7 और 11 दोनों का मल्टीपल होगा, ठीक है, 7 और 11 का। तो हम ऑप्शन सीधा चेक करते हैं कि कौन 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होनी चाहिए और 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 7 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कि क्या कहता है। 7 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि शुरुआत के 3 पेयर लोग अगर उनका डिफरेंस 3 से उनका डिफरेंस 7 से कट रहा तो नंबर 7 से कट रहा होगा। क्या 725 और 312, 725 में से अगर 312 मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 3 1 4। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 824 में से अगर 297 में माइनस करूं, 824 में से 297 माइनस करूं, 7 11 में से 9 गया 2, 7 में से 2 गया 9। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। 13 7 91 हो जाएगा और 17 बच जाएगा। अगला ऑप्शन पे आते हैं, क्या ये 7 से डिविजिबल है। 464 में 310 को माइनस करेंगे, 464 में से 310 अगर माइनस करूं मैं तो 4 5 और 1, ये डिविजिबल है। ये ऑप्शन होने के चांसेस ज्यादा है। बट मैं दूसरे ऑप्शन पे आऊंगा, क्या वो 7 से डिविजिबल है। 278 को अगर मैं 234 माइनस करूं, 4 4 डिविजिबल है, नहीं, तो हमारा यही आंसर है। तो अगर मैं इस सवाल को लगा रहा होता तो मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक करता। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाते तब मैं फिर बेसिक से निकालता, लेकिन जब दो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे 7 के डिविजिबिलिटी के लिए, क्योंकि उसका मल्टीपल क्या दे रखा 42 और वो क्यूब होगा, मतलब 3 बार 42 आएगा, 3 बार 7 आएगा, 3 बार 42 आने का मतलब 3 बार 7 आएगा। तो कितनी बार 7 कट सकता है, सिर्फ एक ही नीचे 7 रहता है, बाकी तो बचेगा ना। ये मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये स्मार्ट अप्रोच है आपका, जिससे आप पेपर निकालोगे। ये नहीं कि आप सॉल्व करो। तो इस सवाल आसान था, बट लेने का वजह ये था कि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था। तो जब भी मेंसुरेशन का सवाल आए तो आप कोशिश ये करना कि 7 का मल्टीपल 4 ऑप्शन में चेक करना। और 7 का मल्टीपल का पहला तरीका क्या है कि शुरुआत के 3 नंबर का पेयर लेना है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, लास्ट से 3 पेयर लिया, फिर 3 पेयर बनाए, ठीक है, और उनका डिफरेंस अगर 7 से कट रहा है तो नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। बहुत अच्छा सवाल है, आसान है। करा ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, करा साइन a प्लस बी बराबर 1 है और कॉस a माइनस बी बराबर 1/2 है, देन फाइंड a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि ये है क्या, साइन a प्लस बी बराबर, मैं कह सकता हूं कि साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 लिख सकता हूं इसको, 1 को, साइन 90 की वैल्यू 1 होती, और कॉस a माइनस बी बराबर cos 60 लिख सकता हूं, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अच्छा, मैं दोनों साइड से साइन हटा लूं तो a प्लस बी बराबर आपका कितना आएगा 90, और a माइनस बी बराबर कितना होगा 60। अब मुझे किसकी वैल्यू पूछा है, a की पूछा है, तो काट दो, 2a बराबर कितना हो जाएगा 150, 75 डिग्री आ रहा होगा, a की वैल्यू 75 आ रही होगी। कौन सा ऑप्शन, सी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन में अगले बार में थोड़ा और अच्छे सवाल कलेक्ट कर रहा हूं आपके लिए, कलेक्ट कर रखा है मैंने सारा, ठीक है, बस वीडियो लाना है आपके सामने, ठीक है, और लाकर आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें और जुड़े रहें चैनल से। पूरा सीजीएल तक हम इस पे पूरा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ आपके काम का है, क्योंकि अब उतना टाइम बचा नहीं है, सिर्फ रिविजन करना है हमें प्रीवियस ईयर के पेपरों का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिविजन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और यही हम प्रैक्टिस कराएंगे। आज जो शिफ्ट 1 में एक शिफ्ट था जिसके अंदर अच्छे अच्छे सवाल आए थे, उसको लेकर आए थे। अगले में और भी अच्छे अच्छे सवाल जो बीच में आए हैं वो भी हम कराएंगे। और हमारे चैनल पे जाइए, जो CHSL 2024 में उन्होंने एडवांस से सवाल पूछे, मतलब ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगो हो गया, उसके हम लोग वहां पे शॉर्ट्स डाल रहे हैं, आप उनको जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।